हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर। तो हम पिछले टॉपिक में हम डिस्कस किए थे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जो है हमने आपको बताया था, हमने पेनक्रियाज तक पढ़ा था। ठीक है, अब पेनक्रियाज तक जो है हमने पढ़ा था। पेनक्रियाज में हमने आपको बताया था एक ये कंपाउंड ग्लैंड होती है और ये पेनक्रियाज जो होती है दो तरीके की होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं इसमें और एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो एसिनार सेल्स या पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। ये आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। हम जानेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो उसका डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, और क्या ज़रूरत पड़ती है हमको डाइजेशन की, क्योंकि हमारी बॉडी जो है जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए जो है हमको हमारे फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने पिछले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में अब जब हम फूड खाए हैं, फूड हमारी बॉडी के अंदर गया, तब उसका डाइजेशन कैसे होगा। तो इसकी दो स्टेज हैं। ठीक है, पाचन उसका कैसे होगा, खाना कैसे पचता है, तो डाइजेशन की दो स्टेज हैं। ठीक है, ये एक तो तुम्हारी होती है मैकेनिकल स्टेज, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस, और दूसरी होती है आपकी केमिकल प्रोसेस। जो मैकेनिकल प्रोसेस जो होती है यहाँ, ये जब हम खाना खाते हैं बक्कल कैविटी के अंदर जब खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम चबाते हैं, खाने को चबाते हैं, उस टाइम से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब खाना चबाते हैं तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। ये जो है केमिकल प्रोसेस क्या हो, हमने खाने हमारी बक्कल कैविटी में फूड है, हमने चबाया, ठीक है, अब उसे केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, अब ये केमिकल प्रोसेस जो है मैकेनिकल प्रोसेस में, अब जब मैकेनिकल प्रोसेस बक्कल कैविटी के अंदर फूड है, यहाँ पर डाइजेशन होने लगेगा। अब हमारी बक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट हुआ, सलाइवरी जूस निकला। ठीक है, अब सलाइवरी जूस के अंदर क्या है, सलाइवरी जूस है। अब सलाइवरी जूस में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स पाए जाते हैं, म्यूकस सिक्रीट होता है, एंजाइम्स होते हैं। मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, और म्यूकस सिक्रीट होता है, म्यूकस भी पाया जाता है। एंजाइम्स हमारी बक्कल कैविटी में दो तरीके के होते हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम और एक आता है एक हमारा जो है सिलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब ये होता है, कोई भी मान लीजिए हमने फूड को जो है बक्कल कैविटी में रखा, हम फूड खा रहे हैं, तब कोई भी बैक्टीरियल एजेंट जो है, अगर बैक्टीरिया वगैरह कोई जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर करना चाह रहा है, तब ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है उसे मार देगा, उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी इसे बोलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम को। और जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, अब सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम हम एक्ट करेगा हमारे फूड के ऊपर। मान लीजिए हमने रोटी खाई, अब रोटी में क्या है, स्टार्च है। अब स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करेगा, हमको। अब स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होगा। अब बक्कल कैविटी के अंदर 30% स्टार्च को बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है इसे माल्टोज में चेंज कर देगा 6.8 pH पर। बक्कल कैविटी का जो pH होता है, ये एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बक्कल कैविटी में जो pH होता है वो कितना होता है, 6.8 pH जो होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर होता है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर होता है। इसके ऊपर रोटी स्टार्च के ऊपर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा तब इसे माल्टोज में चेंज कर देगा। अब फूड जो है हमारा वो पहुंचा स्टमक में। आपको हमने बताया स्टमक जो होता है वो जे शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अपर लेफ्ट साइड में हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब स्टमक के अंदर गया, स्टमक के अंदर जब हमारा फूड गया वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को कार्डियक ग्लैंड भी बोलते हैं। अब यहाँ के जो सिक्रीशंस होते हैं कुछ तरीके के, अब म्यूकस, अब इसमें 3 तरीके की सेल पाई जाती हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। म्यूकस नेक्स्ट सेल पाई जाती हैं। ठीक है, म्यूकस नेक्स्ट सेल्स क्या करती हैं, और ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। जाइमोजन सेल पाई जाती हैं। अब जाइमोजन सेल को चीफ सेल भी बोलते हैं, चीफ या फिर पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं। 3 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जाइमोजन भी बोला जा सकता है, ठीक है, और चीफ सेल भी बोला जाता है, पेप्टिक सेल भी बोला जाता है। पहले तो इनकी लोकेशन पता होना चाहिए कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। तो म्यूकस नेक्स्ट सेल पाई जाती हैं, जाइमोजन, चीफ, पेप्टिक सेल्स।
एक साथ में याद करेंगे ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। और फिर ये थर्ड जो होती है ये होती है आपकी ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक को पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, एक ये जाइमोजन, चीफ और पेप्टिक सेल्स में, ये तीनों एक ही हैं, नाम चेंज है, और ये ऑक्जेंटिक, पेराइटल सेल्स, ठीक है। 3 तरीके की सेल पाई जाती हैं हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में, म्यूकस नेक सेल्स, जाइमोजन सेल्स, ठीक है, और ये ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स। म्यूकस नेक सेल क्या करती हैं, ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। म्यूकस नेक सेल जो होती हैं ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। और जो जाइमोजन, चीफ या पेप्टिक सेल्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, जाइमोजन, चीफ या पेप्टिक सेल्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं पेप्सिनोजेन को। पेप्सिनोजेन एंजाइम है, ठीक है। अब एक चीज, एक कंसेप्ट और, ये प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम को कौन सिक्रीट करता है, जाइमोजन, चीफ या पेप्टिक सेल जो है सिक्रीट करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जिसके भी जो भी एंजाइम होगा, अगर उसके पीछे जेन लगा होगा या उसके शुरू में स्टार्टिंग में प्रो लगा होगा तो वो दोनों इनएक्टिव स्टेज में होंगे, ठीक है। अब ये जब जाइमोजन सेल ने पेप्सिनोजन एंजाइम को सिक्रीट किया, पेप्सिनोजन एंजाइम क्या है, ये इनएक्टिव स्टेज में है। प्रोरेनिन को भी जब सिक्रीट किया इसने तब ये इनएक्टिव स्टेज में है। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन इनएक्टिव स्टेज में है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स। तो ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स जो होती हैं इसमें क्या होता है, ये सिक्रीट करती हैं HCl, हाइड्रोक्लोराइड, इसे हम गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। HCl को हम गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। और ये कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स को जो है सिक्रीट करती हैं। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन B12 को। विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन कौन करता है, इंट्रिंसिक सेल। इंट्रिंसिक सेल कहाँ पाई जाती हैं, ये ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स में जो है इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पाए जाते हैं, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स में। और ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, जो ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स जो होती हैं वो HCl को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब HCl को गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। HCl का मेन काम क्या होता है, HCl का मेन रोल क्या होता है, अब हमको ये चीज़ जाननी है। HCl एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है जहाँ पर pH कम हो, ठीक है। एसिडिक मीडियम 1.8 pH जो होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम जब प्रोवाइड करेगा तो, और इसका जो दूसरा काम जो होता है ये होता है एक्टिवेट करता है, जो एंजाइम्स, जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, HCl एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम जो थे वो कहाँ से निकले थे, जाइमोजन, चीफ या पेप्टिक सेल से, ठीक है। अब पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों इनएक्टिव स्टेज में थे। अब पेप्सिनोजन एंजाइम के ऊपर कौन एक्ट करेगा, HCl एक्ट करेगा। जब HCl ने पेप्सिनोजन एंजाइम के ऊपर एक्ट किया तब इसने जो है HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पेप्सिन में चेंज कर दिया। अब जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। ये आपका, ये इसने एक्ट किया प्रोटीन के ऊपर। हमने जो फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया उसके अंदर प्रोटीन्स भी होंगी, ठीक है। अब ये प्रोटीन के ऊपर जो है एक्ट करेगा, पेप्सिन है प्रोटीन के ऊपर एक्ट किया। अब ये इसे चेंज कर देगा पेप्टोन्स में या फिर प्रोटीएजेस में, पेप्टोन और प्रोटीएजेस में चेंज कर देगा। प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो पेप्टोन और प्रोटीएजेस में चेंज कर देता है, ठीक है। प्रोटीएजेस को पेप्टाइड्स भी बोलते हैं। अब जो प्रोरेनिन था, प्रोरेनिन के ऊपर जो है HCl ने एक्ट किया। ये HCl है, इसके ऊपर जो है प्रोरेनिन ने जो है एक्ट किया। प्रोरेनिन को जो है इसने रेनिन में चेंज कर दिया। अब जो रेनिन एंजाइम जो है ये आपका एक्टिव एंजाइम है। रेनिन एंजाइम जो है ये आपका एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। अब ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये बच्चों के अंदर केसीन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और इसे कैल्शियम पैराकोसाइनेट में चेंज करता है, कैल्शियम पैराकोसाइनेट में चेंज करता है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये है, समझिएगा, यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये है, जो
स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी सी मात्रा में लाइपेज जो होता है वो सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा भी। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो कुछ अमाउंट में, बहुत ही थोड़े से मात्रा में लाइपेजेस को भी सिक्रीट करती हैं। ये चीज़ जो है याद करने वाली है, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो HCl होता है इसका जो मेन रोल होता है वो होता है एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, ठीक है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब ये पेप्सिनोजन एंजाइम को ये एक्टिवेट करेगा, एक्टिव कर देगा, पेप्सिन में चेंज कर देगा और ये आपका एक्टिव एंजाइम हो जाएगा। अब जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हो जाएगा। अब जो पेप्टोन और प्रोटीएजेस में चेंज हुआ, अब प्रोरेनिन एंजाइम जो था इसके ऊपर HCl ने एक्ट किया, इसे रेनिन में चेंज कर दिया। रेनिन ने एक्ट किया कैसीन प्रोटीन के ऊपर, कैसीन प्रोटीन ने इसे जो है कैल्शियम पैराकोसाइनेट के ऊपर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो लाइपेजेस के द्वारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है